जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के यौगिक। अब आप कहेंगे सर आपने बाहर लिखा हाइड्रोकार्बन, अंदर पढ़ा रहे हो कार्बन के यौगिक, धोखा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल धोखा नहीं कर रहा हूँ। कार्बन के यौगिक का ही एक प्रकार है हाइड्रोकार्बन, या यूं कहूँ कि हाइड्रोकार्बन भी कार्बन का ही यौगिक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बेक में लेके चलूंगा, सीधे ही हाइड्रोकार्बन में नहीं पढ़ा के आपको कार्बन के यौगिक जो है वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है। फिर हम डिटेल से हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो है इसको आप रट तो सकी, बहुत सारे बच्चे रटते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप जो है आज की क्लास को बड़े ध्यान से देखेंगे और बड़े ही ध्यान से देखने के बाद इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो हाइड्रोकार्बन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक समझने वाला टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि आपको पता है हमें जनरल साइंस पढ़नी है, तो जितना आपकी काम की बात है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जितना आपके लिए सफिशियंट है, उतना मैं आपको दे दूंगा आज। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके सवाल जो है वो इसी लेक्चर में से बनेंगे, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप क्लास को पूरी देखिए, पूरी अटेंड करिए ताकि समझ में आए आपको। बीच में से छोड़ने से मतलब नहीं है, जितनी भी क्लास बनेगी एक आध घंटे की, तो पूरी देखिए आप क्लास। एक आध घंटा आप रील्स देखने की बजाय इस क्लास को देखेंगे तो ये आपके आज ही नहीं बहुत आगे तक काम आने वाली है, ठीक है। तो बाकी तो आपकी मर्जी है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन पे मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन के यौगिक। ध्यान से समझना, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते जाना। हम पढ़ रहे हैं कार्बन के यौगिक। देखो, कार्बन के यौगिक, तो कार्बन के यौगिक से क्या मतलब हुआ? मतलब कार्बन कुछ अन्य तत्वों के साथ मिलेगा, और जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, ये चीज आपको पता है। तो यही हम पढ़ रहे हैं कार्बन के यौगिक, यानी कि हम अब स्पेशल बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन की, यानी कि कार्बन जिन तत्वों के साथ मिलकर के जो यौगिक बनाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो कार्बन के जो यौगिक है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक, एक होते हैं कार्बनिक यौगिक, और दूसरे जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन के यौगिक, अकार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन के जो यौगिक नहीं है। ऐसा नहीं, दोनों के अंदर डिफरेंस आप गलत निकाल रहे हैं। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक दोनों ही कार्बन के यौगिक है, दोनों के दोनों कार्बन के यौगिक है। कैसे? देखो, कार्बनिक यौगिक क्या होता है? कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जो यौगिक बनाता है, ध्यान से समझना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के, ये लाइन एक तो इसके ऊपर, कार्बन और हाइड्रोजन जो मिलकर के यौगिक बनाते हैं, यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाएगा मतलब कार्बनिक यौगिक है, इसमें तो किंतु परंतु की जरूरत ही नहीं। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? कार्बन जब हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों के साथ जुड़ता है, उसके साथ जुड़कर जो यौगिक बनाता है वो क्या हो जाएंगे? हाइड्रोकार्बन। यहां पे भी मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है, बात क्लियर? मैं एक एक चीज आपको लिख के बताऊंगा, मेरी आदत नहीं है पहले से लिख के लाना फिर यहाँ पे आके बोलना। तो ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखोगे, एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, मैंने कहा कार्बन के यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक का सिंपल सा मतलब है, इसमें जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के यौगिक बनाएगा। तो ये तो एक स्पेशल कैरेक्टर होगी। अगर हाइड्रोजन
कार्बन जुड़ते हैं तो वो कार्बनिक यौगिक। और यहाँ पे कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन के अलावा अन्य किसी भी तत्व के साथ जुड़ करके कोई कंपाउंड बनाता है, कोई यौगिक बनाता है, तो वो अकार्बनिक यौगिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों का मतलब आपको समझ में आया? बहुत आसान है, ठीक है। अब इस देखो, जब कार्बन और हाइड्रोजन साथ में मिलकर के यौगिक बनाते हैं तो इसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। इसी का नाम है हाइड्रोकार्बन। समझ गए मेरी बात को? तो हाइड्रोकार्बन क्या चीज है, समझ में आई? कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिल करके कोई यौगिक बनाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन जो यौगिक बनाएंगे वो हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन किसके एग्जाम्पल है? कार्बनिक यौगिक की। जितने भी हाइड्रोकार्बन है सारे के सारे कार्बनिक यौगिक है। तो अब आप कहेंगे कार्बनिक यौगिक कौन से होगी? तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है, जैसे कि ये CH4 मीथेन, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, तो ये कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कार्बन किसी के साथ जुड़ता है, एग्जाम्पल के लिए समझिए C जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, CO2, तो CO2 क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। समझ गए मेरी बात को? चलो अब देखिए, कुछ और डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये आयनों में नहीं टूटते। कार्बनिक यौगिकों को आप आयनों में नहीं तोड़ सकते, ये आयनों में नहीं टूटते। इसकी बात करूं तो ये आयनों में टूट सकते हैं, ये आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात कार्बनिक यौगिकों में आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो जलीय विलयन है, कार्बनिक यौगिकों का, इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक नहीं होता, जबकि इसका होता है, ठीक है, विद्युत का चालक होता है। ये पूरी बात आप लिख लेंगे। इनका जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालक होता है, ये पूरी लिखेंगे, मैं लिख ही देता हूं। इसका जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालक होता है, जबकि इसका नहीं होता। कार्बनिक यौगिक जो है ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय, और ये क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। तो कितने मतलब अपना अंतर समझ लिए? लगभग 4 अंतर मैंने आपको इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर बताए, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। पहला अंतर क्लियर है, दूसरा अंतर समझिए। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इसको आप आयनों में नहीं तोड़ सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक कंपाउंड है उसका पॉजिटिव, जैसे कि HCl है, तो HCl क्या है, इसको आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तोड़ सकते हैं, यानी कि आयनों में तोड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार अकार्बनिक यौगिक जो है ये भी आयनों में टूट जाते हैं, मतलब अलग अलग आयन का निर्माण ये करते हैं, और अलग अलग ये जो है ये आयनों में नहीं टूट सकते, ये बात है। अब इसी से जुड़ी हुई ये बात है कि ये अगर आयनों में टूटते हैं ना, तभी ये क्या होते हैं, इनका जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का चालक होगा। चालक मतलब समझते हैं, सुचालक होता है, ठीक है, जबकि इसका जलीय विलयन विद्युत का चालक नहीं होता है। इतनी सी बात है। तीसरा डिफरेंस है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना वो कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। अब कार्बनिक विलायक कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको नहीं ध्यान रखना। CCl4 वगैरह जो होते हैं वो कार्बनिक विलायक होते हैं, तो उसमें कार्बनिक यौगिक विलय होते हैं, सेम को घोलता है, ठीक है। जबकि अकार्बनिक यौगिक किसमें विलय होते हैं? जल में विलय होते हैं। ये भी जल में विलय होते हैं, ध्यान में रख लेना, ये भी जो है वो जल में विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में होते हैं। समझ गए मेरी बात को? 4 अंतर है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें होना ही नहीं चाहिए, बहुत आसान है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैंने क्लियर कर दिया। अब हम हाइड्रोकार्बन पे आएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या चीज है समझ गए? कार्बन के यौगिक तो है, लेकिन कार्बन के कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने, और उसी हम नाम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो, फिर हम हाइड्रोकार्बन पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हेडिंग हमने डाल रखी है
और मतलब आपको समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट हो रहा है कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें रटना भी कुछ नहीं है और याद भी कुछ नहीं रखना और समझना भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे बताइए सर, ये तो आप कितनी बार बता चुके हैं। बिल्कुल बताते हैं। हाइड्रोकार्बन आप समझ गए। अब मैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर आने से पहले, लेकिन चलो शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन, इधर मैं लिखता हूं हाइड्रोकार्बन, ध्यान से समझना, ध्यान से सुन लेना। हाइड्रोकार्बन को यहां पे मैं दो कैटेगरी में बांटूंगा। एक होते हैं संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं असंतृप्त। ध्यान से बस सुनते जाओ, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां पे लिख रहा हूं मैं सब कुछ, ठीक है। एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दो प्रकार की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो, इनको समझने से पहले एक बात ये समझ लो, जो कार्बन होता है ना, कार्बन, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। समझ गए मेरी बात को? कार्बन की संयोजकता होती है 4। इसका क्या मतलब हुआ? कार्बन की 4 संयोजकता होने का मतलब कार्बन जो है इसको अपना अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। समझ गए? मतलब कार्बन जो है वो कुल मिला के ये समझो इसकी 4 संयोजकता है, इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो समझ गए मेरी बात को? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा। जैसे कि हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। हम समझ आ गई ये चीज? आप समझ गए? चलो अब देखो, समझिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है इसमें कार्बन जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। इसको ऐसे लिखिए आप, इसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, समझ गए मेरी बात को? संतृप्त का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। समझ गए मेरी बात को? अब देखिए, असंतृप्त जो है इसमें क्या होगा? अब इसको फिर से 2 भागों में बांटेंगे। इसमें या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझते जाओ, मैंने 3 कंडीशन आपके सामने रखी है। सबसे पहले मैंने कहा जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 प्रकार की, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब है जिसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो? सिंगल। और असंतृप्त का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होकर के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उसे असंतृप्त कहते हैं। असंतृप्त फिर से 2 भागों में, एक आपका हो जाएगा जिसके बीच डबल बॉन्ड हो और एक जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, इसका नाम संतृप्त क्यों है? कोई भी चीज संतृप्त का मतलब सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड कैसे होगी? जैसे कि ये कार्बन है तो ये संतृप्त कब होगी? उसको सारे के सारे सिंगल बॉन्ड मिले, सारे के सारे बॉन्ड से उसे हाइड्रोजन जुड़े, तब वो संतृप्त होता है। मान लो ये कार्बन है और इस कार्बन के पास केवल ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे इसके साथ ये संतृप्त नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड नहीं है। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है कुछ इस तरीके से, तो इसे नाम दिया जाता है एल्केन। इसे क्या नाम दिया जाता है? एल्केन। समझ गए मेरी बात को? कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है कुछ इस तरीके से, तो इसे नाम दिया जाता है एल्कीन। इसे नाम दिया जाता है एल्कीन। और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसे नाम दिया जाता है एल्काइल। तीनों नाम को ध्यान से सुनो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइल, यानी कि पीछे का जो इसका अनुलग्न आ रहा है उसमें डिफरेंस है। ये एन, ये ईन और ये आई। समझ गए मेरी बात को? ये हो जाएगा एल्केन, ये हो जाएगा एल्कीन और ये हो जाएगा एल्काइल। अब ध्यान से समझेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन,
असंतृप्त के अंदर एल्कीन और एल्काइन दो है, मतलब एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जबकि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही असंतृप्त है। लेकिन वो असंतृप्त के अंदर मैंने फिर से कैटेगराइज कर दिया क्योंकि एल्कीन के पास कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये दोनों ही असंतृप्त है क्योंकि कार्बन कार्बन के पास जब तक सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे सारे वो असंतृप्त होगा। तो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है भाई, इनके बीच में अगर एक ही बॉन्ड है इसका मतलब बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ेंगे। यहाँ पे दो बॉन्ड है मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कम आएंगे, समझ गए मेरी बात को। तो इसको 4 हाइड्रोजन जब इसके साथ जुड़ेंगे तब वो संतृप्त होगा। यहाँ पे 4 नहीं जुड़ सकते क्योंकि दो बॉन्ड तो इसके बीच में ही आ गए, तो हाइड्रोजन सिर्फ कितने जुड़ेंगे 2, समझ गए मेरी बात को। तो ये चीज आपको समझनी थी और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला ये मैं अभी समझाऊंगा, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है नंबर ऑफ कार्बन। इसका फॉर्मूला CnH2n+2, इसका नॉर्मल CnH2n और इसका -2, ठीक है। तो एक कॉमन फॉर्मूला याद रख लो, Cn, n नीचे है, H2n यानी कि डबल उसका कार्बन का डबल, n क्या है नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे अगर एल्कीन का आपने याद रख लिया CnH2n, तो इधर +2 कर दो इधर -2 कर दो, समझ गए मेरी बात को। इधर +2 कर दो इधर -2 कर दो, तो ये इनके फॉर्मूले बन जाएंगे और फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सवाल बनते हैं इससे, ठीक है। अब एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। मान लो नंबर ऑफ कार्बन है 3, कार्बन की संख्या कितनी है 3 ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे C कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बिल्कुल 3 आ जाएगा। H कितना आ जाएगा भाई 2 है तो 2 × 3, n की जगह 3 रखा फिर 2, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास क्या आया C3 और 6 और 2 8, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये क्या नाम है ये आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखना समझा रहा हूं। यही मान लो कार्बन 3 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख के चल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C3H इसका डबल, कार्बन का जस्ट डबल 2n, n का 2n यानी कि 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा C तो 3 है, H2n करेंगे यानी कि 2 × 3 -2 यानी कि C3 6 में से 2 गए 4, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया एल्काइन का, समझ गए मेरी बात को। तो इस प्रकार फॉर्मूले से आप कोई भी सूत्र निकाल सकते हैं। कार्बन 1 दे दिया 2 दे दिया 10 तक आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपके सूत्र हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो नाम मैं आपको अलग से समझाऊंगा। एक बार ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं आई बताइए मुझे। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो नाम तो बहुत आसान है, 10 नाम आपको याद करने हैं। जैसे कि इधर मैं लिख भी सकता हूं लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इतनी, चलो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। कार्बन अगर 1 है तो इसे मेथ कहेंगे, अलग से लिख देंगे, यहाँ पे घास काटने से कोई मतलब नहीं। पहले मुझे बताइए ये चीज आपको समझ में आई, मैं इसको एक बार वापस रिवाइज करवाता हूँ। इसको एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रिवाइजन करवाता हूँ, इसका वापस रिवीजन करूंगा। चलिए सुनो, मैंने कहा हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम 2 भागों में बांटेंगे, एक जो संतृप्त और एक असंतृप्त। इसका आप साधारण मतलब ये समझो, देसी भाषा में ये मतलब समझो, संतृप्त कौन होता है, सैचुरेटेड कौन होता है, जितनी चीज उसको चाहिए वो उसके पास है तभी तो हम संतृप्त होंगे। हम संतुष्ट कब होते हैं, संतृप्त का मतलब आप समझिए संतुष्ट, तो हम संतुष्ट कब होते हैं, जितनी चीज हमें चाहिए वो हमें मिल जाए तो हम संतृप्त होते हैं। अब जो कार्बन है इसको चाहिए 4 सिंगल बॉन्ड, क्या चाहिए 4 सिंगल बॉन्ड, तब ये संतृप्त होगा। समझ गए मेरी बात को, कार्बन को क्या चाहिए 4 सिंगल बॉन्ड अगर इसको चाहिए तब ये संतृप्त होगा। तो यहाँ पे जो संतृप्त है उसके अंदर कार्बन के अंदर 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अगर 4 सिंगल बॉन्ड हो गए तो कार्बन और कार्बन के बीच आपस में सिंगल बॉन्ड ही होगा, बाकी कोई चांस ही नहीं बन रहा। तो समझ गए ये संतृप्त। असंतृप्त का मतलब यहाँ पे कार्बन संतृप्त नहीं है, कार्बन संतृप्त नहीं है मतलब सारे बॉन्ड इसके पास सिंगल नहीं है। बेसिक मतलब समझो, इसको फिर अलग अलग बाद में बांटना, पहले ये समझो संतृप्त मतलब कार्बन के पास जितने बॉन्ड उसको चाहिए, जितने सिंगल बॉन्ड उसको चाहिए उतने हैं, जबकि इसमें असंतृप्त में जितने सिंगल बॉन्ड चाहिए उतने नहीं है। ठीक, तो अब इसको फिर से हम 2 भागों में बांटते हैं, एक इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। भाई दोनों कंडीशन में तो संतृप्त तो है ही नहीं,
सिंगल बॉन्ड चाहिए इसको 4, जबकि इसमें तो एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो सिंगल बॉन्ड तो सिर्फ इसको 2 ही मिलेंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो सिंगल बॉन्ड तो कार्बन को सिर्फ एक ही मिलेगा, जबकि चाहिए कितने? 4। चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो गए तब वो संतृप्त होगा। तो इन दोनों कंडीशन में वो असंतृप्त है। लेकिन फिर हम इन दोनों को अलग अलग बांट देते हैं कि अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो हम इसे कहेंगे एल्कीन, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब इसको हम कहेंगे एल्काइन। इसका सफिक्स आपको समझ में आ रहा है? एल्केन में जो सफिक्स है वो है एन। वो क्या है? एन। एल्कीन में क्या है? इन, और एल्काइन में क्या है? आई। मतलब समझ गए? ये है इसका मतलब। फिर मैंने कहा इसके फॉर्मूले ये है, और फॉर्मूले से कार्बन एन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, उससे किस प्रकार से सूत्र निकालते हैं वो मैंने आपको समझाया। अब मैं इसके नाम लिखना समझा रहा हूँ कि क्या कहते हैं C3H8 को, क्या कहते हैं C3H6 को। ये सारे फॉर्मूले मैं अभी आपको बनाना सिखा रहा हूँ। इतना आप अगर सीख गए तो मिटाओ मैं इसको। चलिए देखो, अब देखो बहुत आसान है ये, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। कार्बन अगर एक है, यानी कि कार्बन की संख्या एक है, तो उसे हम नाम देंगे मेथ। कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, बस इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इससे बाहर तो नीट में ही नहीं आता, तुम्हारे तो आई गई। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 4-5 बार इसको पढ़ेंगे, 2-3 दिन पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एक तो ये याद है, फिर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि भाई CnH2n+2 ये किसका है? एल्केन का। CnH2n ये किसका है? एल्कीन का। CnH2n-2 ये किसका है? एल्काइन का। ये फॉर्मूले याद हो गए। ये आपको फॉर्मूले याद होने के बाद ये याद हो गई। ठीक है सर। अब आपको कोई भी एग्जांपल दे दे, जैसे कि आपको कह दिया कि कार्बन = 3 है और इसका एल्केन बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे? एल्केन का फॉर्मूला लगाइए, CnH2n+2। C कितना है? 3। हाइड्रोजन इसका डबल करके 2 जोड़ दो। अब यहाँ पे इतना तो आप मैथ्स में पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पे ये गिनती नहीं करना बच्चों की तरह कि यहाँ पे 2 और n की जगह वैल्यू रखो 3, और ये नहीं करना भाई। कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन में क्या करना? डबल करना, तो 6 और 2 जोड़ दो तो 8। अब देखिए ये, अब फॉर्मूला आपने देखो, अब इसका नाम लिखना है, यही तो सीखना है। तो कार्बन 3 कहाँ पे आ रहा है? प्रोप में। बिना सोचे समझे नाम लिखो पहले, प्रोप लिख दिया, प्रोप लिख दिया। आपने फॉर्मूला किसका लगाया? एल्केन का। और एल्केन का सफिक्स क्या होता है? एन। इसका क्या होता है? इन। इसका क्या होता है? आई। यही होता है, यही होता है। तो यहाँ पे अगर आपने एल्केन लगाया फॉर्मूला, मतलब ये जो फॉर्मूला आपको मिला ये एल्केन का मिला, और प्रोप तो कार्बन 3 से आया, मतलब पीछे क्या आ रहा है? एन आ रहा है। तो मैं क्या यहाँ पे अलग से लिखूंगा प्रोप एन? नहीं, ये इसके अंदर संधि नाम की भी कुछ चीज होती है, तो एन जो है वो ए की मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी और ये बन जाएगा प्रोपेन। बताओ समझ में आया? इतना आसान है, कुछ भी नहीं करना है। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ये चीज जो नाम है कार्बन 1 को कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, ये चीज। और तीसरा इसका सफिक्स क्या है? सफिक्स तो बहुत आसान है भाई। एल्केन पीछे एन आ रहा है, एल्कीन इन आ रहा है, एल्काइन आइन आ रहा है, तो ये तो कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस ये आप याद कर लो किसी तरीके से, और फॉर्मूले याद कर लो, फिर कोई भी सवाल आ जाए गलत होगा ही नहीं, होने के चांस ही नहीं। ठीक है, और एग्जांपल से समझते हैं। यही कार्बन 3 है, यही कार्बन 3 है, और इसका मैं फॉर्मूला लगाऊं CnH2n, तब क्या होगा? देखो, अब कार्बन 4 लेके समझते हैं, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा कि ये सिर्फ 3 बता रहा है, मतलब इसको 3 कहा रहा है। कार्बन 4 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं अब एल्कीन का लगा रहा हूँ CnH2n, यानी कि कार्बन 4 और ये इसके जस्ट डबल यानी कि 8। तो कार्बन 4 को क्या कहेंगे? ब्यूट। क्या कहेंगे? ब्यूट। और यहाँ पे हमने किसका फॉर्मूला लगाया? एल्कीन का। सफिक्स क्या आएगा? इन, यानी कि यहाँ पे ई की मात्रा इस पे लगाऊंगा और ये बन जाएगा ब्यूटीन। तो कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे दे तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे दे तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखना आसान है। फॉर एग्जाम्पल एल्काइन का और समझते हैं। मैंने कह दिया कार्बन का नंबर है 6, कार्बन का नंबर क्या है? 6, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है CnH2n-2। कोई भी लगा सकते हैं, मैं तो एक एक करके समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? C6
अब इसका डबल करो और 2 कम कर दो, तो 12 में से 2 कम हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब ये किसका, 6 का मतलब हेक्स, 6 का मतलब हेक्स, और फॉर्मूला कौन सा लगाया, एल्काइल वाला, मतलब आइन इसका सफिक्स है, तो यहाँ पे हेक्साइन, ये क्या बन गया, हेक्साइन। नाम लिखने में कोई दिक्कत, अगर आपको फॉर्मूला दे दे और पूछे उसका नाम क्या है तो बताओ आपको कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ये समझ। अब देखो, अब आपसे पूछ ले कि C3H8 एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ऐसे फॉर्मूला दे दे, नाम लिखने का पूछे तो आप लिख दोगे, है ना, नाम तो लिख दोगे कि ये है, लेकिन आप मान लो C3H8 दे दे, कुछ बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो भाई कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखो कार्बन कितने हैं इसमें, 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 के दुगुने 6, यानी कि दुगुने प्लस 2, तो दुगुने प्लस 2 का सूत्र क्या है, एल्केन का, मतलब सिंपल सी बात है, एल्केन का है, पहचान तो लोगे ना भाई, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पहचानने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब बताओ कोई कंफ्यूजन होगा आपको, अब कोई कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। नाम लिखने बहुत आसान है, एक ये याद करो, एक ये याद करो, उसके बाद आपसे नाम पूछे, कुछ भी पूछे, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये दे दे और ये पूछ ले तो भी आप बता दोगे हेक्साइन क्या होता है, कार्बन 6 है भाई। अगर आपको ये नाम दे दे हेक्साइन और कह दे कि सूत्र बनाओ, तो C6, हेक्स मतलब C6, और कार्बन कितने, आइन लगा हुआ मतलब कार्बन के डबल करो, हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकालो, आइन लगा हुआ मतलब कार्बन जो है उसके डबल करो और उसमें से 2 निकालो। यहाँ पे अगर दे दे तो कार्बन के डबल कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डबल करो और 2 जोड़ दो, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। चलिए अब इसकी संरचना बढ़ाना मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि C3H8 है तो कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन को ऐसे लिखिए सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से क्यों, क्योंकि प्रोपेन है, प्रोपेन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, हर चीज का ध्यान रखोगे, ये साइंस है, साइंस में आप जब एक पॉइंट भी मिस कर दोगे तो सारी चीजें गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोपेन मतलब एन है, तो बॉन्ड तो सारे सिंगल रहने ही रहने हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब 3 है, अब हाइड्रोजन 8 है, 8 हाइड्रोजन पूरे करने, बस 8 हाइड्रोजन है, कार्बन 3 हमने लिख दिया, 8 हाइड्रोजन है, लिख दो 8 हाइड्रोजन, बस ये 8 हाइड्रोजन डाल। बात केवल इतनी सी ध्यान रखनी है, जो कार्बन है ना, कार्बन उसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4, ये कार्बन देखिए 1 2 3 4। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो आपने पहले वाले में काउंट कर लिया, छो कर लिया, अभी और कर लेंगे, है ना, इसके पास भी तो यही है, इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो अब इसकी बनाना है C4H8, तो कार्बन 4 लिखो पहले, ये लिखिए 4, लेकिन ध्यान रखो ब्यूटीन ईन आ रहा है, ईन मतलब एल्कीन, और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड आपको लगाना है, कहीं पे भी लगाओ आपकी मर्जी, एक आपको डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है, लगा दिया। अब बाकी हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, इसके पास 4 हो गए, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन 2 जोड़े तो 1 2 3 4 हो गए, इसके पास एक ही जोड़ना है, कुछ लोग क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, 2 मत जोड़ना, क्यों, क्योंकि अगर मैंने 2 जोड़ दिए तो 1 2 3 4 और 5, मैंने क्या कहा, कार्बन के पास 4 बॉन्ड ही होने चाहिए, ये बात कहीं अलग से लिख लो, कार्बन के पास 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप 5 नहीं जोड़ के 1 जोड़ोगे, और इसके पास भी कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4, अब गिन लो टोटल 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आप इसका बनाना कोशिश करना, बिल्कुल आसान है, बन जाएगा 6 कार्बन बनाना, और उसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना, क्योंकि एल्काइल है तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, मान लो जैसे कि ये कार्बन और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो ये जो कार्बन है इसके पास तो जितने हाइड्रोजन है उतने चाहिए, इसको 4 बॉन्ड बनाएंगे, इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बन गए, 1 2 3 4, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं, इसके पास केवल एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। समझ गए मेरी बात को, इस प्रकार से आपको फॉर्मूले लिखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं आपको समझाता हूँ सहसंयोजी बंध क्या होता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, ये आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, अभी बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इनके मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब ये क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध होता है। कैसे होता है देखो, सुनो ध्यान से सुनो।
सहसंयोजी बंध का मतलब है, सहसंयोजी बंध का मतलब है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की, युग्म है यहाँ पे, युग्म मतलब पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला बंध, ये इसका मतलब है। सहसंयोजी बंध का मतलब है दो परमाणु जो है, दो परमाणु मतलब दो अलग अलग परमाणु, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन हो गए, तो उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म का शेयरिंग होगा, शेयरिंग, साझेदारी मतलब शेयरिंग, है ना, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा। अब इसे नहीं समझ आएगा, मैं एग्जांपल से समझता हूं, जैसे कि आप ले लीजिए CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोकार्बन है, तो मध्य सहसंयोजी बंध होना चाहिए, कार्बन और 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए। ये संरचना आपको पता है, बिल्कुल पता है। तो यहाँ पे ये कैसे जुड़ा, देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं उसको। ये CH4 है, इसकी संरचना ऐसी होती है, आपको पता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि सहसंयोजी बंध क्या होता है, मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है सहसंयोजी बंध। अब ये कैसे सहसंयोजी बंध है, इसको हम समझ रहे हैं। ये जो मैंने बात लिखी है ना कि इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो कैसे देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4, क्योंकि संयोजकता कितनी है, 4। भाई कार्बन का जो बाह्य कक्ष, कार्बन का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, इससे पीछे वाला लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। उसमें मैंने कहा कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,4, मतलब इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो है ये अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है, डुप्लेट का मतलब द्वितीयक। हाइड्रोजन को चाहिए, यूं समझ लो, 2 इलेक्ट्रॉन, है कितना, 1। कार्बन को चाहिए कितने, है कितने, 4, चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, है कितने, 4। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे देखिए, इसके पास 4 है और इसके पास 1 है, तो इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो ये कहेगा तेरे पास ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये मेरे को दे दे। ये भी कहेगा इसी प्रकार, तेरे पास ये पड़ा है, मेरे को दे दे, मेरा डुप्लेट पूरा हो रहा है। इसके पास एक ही है और एक ये इससे ले रहा है उधार, इसके पास ये भी ऐसा ही करेगा, इसके पास ये भी ऐसा ही करेगा। अब इसके ये चारों इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक एक करके ले लिए। अब ये कहेगा अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मेरे पास 4 है और मुझे चाहिए 8, और ये 4 तुम्हारे पास पड़े, ये तुम्हारे वाले 4 मुझे दे दो, ये लो। अब देखो, हाइड्रोजन के भी द्वितीयक पूरा हो रहा है और कार्बन का भी अष्टक पूरा हो रहा है। हाइड्रोजन का द्वितीयक पूरा हो रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2। कार्बन के भी कर लीजिए 1 2 3 4, जो इसके खुद के 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 8। चाहिए कितने थे, 8। तो यही होता है सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेना। ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, ये मैंने अलग अलग इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ये कहता है भाई तेरे को जब जरूरत है तो ये इलेक्ट्रॉन तू ले लेना और मेरे को जब जरूरत होगी तो ये इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगा। इस प्रकार शेयर कर लेते हैं आपस में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका और एक इसका, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक इसका। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर होते हैं तो इसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया, नहीं आया तो भाई रट लो इसको, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूं आपको, यहां पे बता दूं, एक नाम आपने सुना होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। अब एक चीज और होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाइड्रोकार्बन आपने सुना, हाइड्रोकार्बन को मैंने कैसे लिखा, सी 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 सी, उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ा, तो ये क्या है, एक चेन फॉर्म है। ये क्या है, एक श्रृंखला रूप में होते हैं, यही होते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। जब यही श्रृंखला एक साइकिल के अंदर बन जाए, साइकिल मतलब समझते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, एक चेन जो है वो एक साइकिल के रूप में मुड़ जाए, सीधी नहीं होकर एक रिंग के रूप में चली जाए, तो उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत सिंपल है। इनमें कार्बन की चेन, चेन मतलब ये वाली,
सीधी न होकर के, नॉर्मल कंडीशन में सीधी होती है, इसमें सीधी न होकर के वलय के रूप में होती है। वलय मतलब रिंग, रिंग के रूप में होती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, ये कार्बन की चेन किसके रूप में है, रिंग के रूप में है, मतलब वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। डरने की जरूरत नहीं है, अगर सीधी चेन मिले कार्बन 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 तो ये जो क्या हो जाएगी, सीधी चेन तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, लेकिन चेन फॉर्म में मिले, कुछ भी मिले, 5 कार्बन मिले, 4 कार्बन मिले, 3 कार्बन मिले, कुछ भी अगर आपको चेन फॉर्म में मिल रहा है, सॉरी वलय के रूप में मिल रहा है, एक रिंग के टाइप में मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एक तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ये जो मैंने बताया ना, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन क्यों हुआ, क्योंकि सारे बॉन्ड इसमें सिंगल है। अब इसको पीछे साइक्लो लगाते हैं, क्योंकि साइकिल के एक साइक्लिक रूप में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए साइक्लो इसके आगे लगा होता है जनरली। इसको कहूंगा साइक्लोपेंटेन। सबके नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन एग्जांपल से समझा रहा हूं। साइक्लोपेंटेन, तो ये सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कंफ्यूज होना ही नहीं है। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में चेन के रूप में होगा, सी 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 ऐसे सीधे जुड़े रहेंगे, उस पर हाइड्रोजन लगेंगे। लेकिन एरोमेटिक में क्या होगा, वही चेन एक रिंग बन जाएगी, है ना। जैसे कि ये 5 की रिंग, ये 4 की, 3 की रिंग, ये 6 की रिंग, है ना। और इसके नाम लिखेंगे ना, तो 6 की रिंग मतलब हेक्सेन, और अगर इसके ऊपर मतलब ये रिंग है तो ये हो जाएगा साइक्लो, इसके आगे लगा देना, बस इतना सा काम करना। एक होता है बेंजीन। बेंजीन भी क्या है, बेंजीन भी क्या है आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये क्या होता है, बेंजीन। ईन आ रहा है ना पीछे, ईन का मतलब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसमें एन आ रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड हो गए, तो ये अब कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें, एन ईन में, तो ठीक है। चलो भाई, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो फिर मैं बढ़ता हूं आगे। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, सॉरी छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, जिसका नाम है IUPAC। इसको मैं बैठाऊं, अगर आपको ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं बैठा रहा हूं इसको। चलो अब हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या होता है IUPAC नोमेनक्लेचर, ये जो हाइड्रोकार्बन है उसको एक विशेष नाम देना, और उसी नाम से फिर पूरे विश्व में उसको जाना जाएगा। जैसे कि आप बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, वानस्पतिक नेम या जंतुओं के जो है नाम आपने वो देखे होंगे, ठीक है। तो वो नाम क्यों देते हैं, क्योंकि कोई भी मान लो पौधा है या कोई जीव है, तो उसको एक क्षेत्र में अलग नाम से जानते हैं, दूसरे क्षेत्र में उसको अलग नाम से जानते हैं, तो फिर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। तो इसलिए उसको एक कॉमन नाम दे दिया जाता है ना। जैसे कि आम को मेजिफेरा इंडिका, तो जैसे कि मैं जोधपुर में हूँ, तो जोधपुर के अंदर भी उसका वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका होगा, भाई आम कहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे हो सकता है आम का दूसरा नाम हो, कोई देश के अंदर कोई अलग जगह पे, तो वहां पे वैज्ञानिक नाम उसका वही रहेगा, मेजिफेरा इंडिका। एक कॉमन नेम हमने बना दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उसी का हमने एक कॉमन नेम बनाया, ताकि सब जगह उसको कम से कम वो कॉमन नेम तो बोले तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण बहुत आसान है। IUPAC नामकरण कुछ भी ज्यादा इसमें आपको समझने की चीज है नहीं। IUPAC की फुल फॉर्म आपको नहीं याद रखनी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, तो याद रख लेना भाई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलो अब IUPAC नामकरण से पहले आपको क्या ध्यान रखना, पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, कार्बन 1 को मेथ कहते हैं, इस प्रकार वो सारी चीज ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, 10 तक। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, और वो चीज यहां पे ये है, मैं आपको लिखा रहा हूं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह देखो, एक होता है COOH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक तो ये, एक होता है यहाँ पे CHO, जिसे कहते हैं एल्डिहाइड। एक होता है C+O, इसे कहते हैं कीटोन। एक होता है यहाँ पे OH, जिसे कहते हैं एल्कोहल। ये 4 क्रियात्मक समूह आपको पता होने चाहिए अगर आप IUPAC नामकरण पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देखो IUPAC नामकरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस एक टॉपिक के अंदर 2 घंटे से 3 घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन आपको डिटेल में जाना ही नहीं है।
आपको मैं जितना बताऊं उससे बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि आपसे जनरल साइंस पूछेगा, वो अंदर नहीं घुसेगा। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना वो 10 से 20% ज्यादा ही है जो आपसे पूछेगा, उससे मैं 10 से 20% लेवल आपका हाई रखने वाला हूं। आप ये मत सोचिए कि हमारे सवाल यहां से नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। बस जितना बता रहा हूं उसको समझ लो। पहली चीज मैंने कहा आपको ये नाम पता होना चाहिए, और दूसरे मैंने कहा आपको क्रियात्मक समूह में बता रहा हूं, ये आपको याद रखने पड़ेगी। एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH, एक होता है एल्डिहाइड CHO, एक होता है कीटोन C+O, और एक होता है अल्कोहल जिसे कहते हैं OH। समझ गए? ये 4 क्रियात्मक समूह आपको याद रखने। अब ये कैसे काम आएंगे ये तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन इतने आप याद करो, पहले एक बार दिमाग में रखो, रख लिए। अब इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब एल्केन में आपने क्या पढ़ा, एल्केन में पीछे क्या आता है, एन आता है। उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसमें पीछे आएगा ओइक अम्ल, क्या आता है, ओइक अम्ल। एल्डिहाइड में आता है एल, क्या आता है, एल। इसमें आता है ओन और इसमें आता है ओल। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक एक करके आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इसका यूज होगा, कहाँ पे इसका यूज होगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अब जैसे कि आपको कोई भी IUPAC नाम लिखने को कहे, जैसे कि उसने दे दिया CCC, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का ध्यान नहीं रखना है, सुन लो। IUPAC नाम जब आप लिखे तो हाइड्रोजन का ध्यान आपको नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान रखोगे आप, कार्बन का। हाइड्रोजन का ध्यान आप केवल तब रखना जब आप उसकी संरचना बना रहे हो, उस समय आपको हाइड्रोजन गिन के लगाने पड़ेंगे कि भाई उसके पास कार्बन के पास कितने बॉन्ड है ना, तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन लगाने हैं। लेकिन यहाँ पे आप IUPAC नामकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन की रिंग समझना है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा तो ये रिंग ऐसे हो सकती है CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसी को ही मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। बताओ, सारे के सारे कार्बन को मैंने अलग करके लिख दिया। अब यहाँ आपसे पूछा जाए इसका IUPAC नामकरण बताओ, तो इसका IUPAC नामकरण आप मेरे बताए बिना भी बता सकते हो, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ। कार्बन कितने, 1 2 3 4, और 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। बॉन्ड क्या है, सारे सिंगल, और सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन, पीछे क्या आया एन, यानी कि यहाँ पे लिखा एन, ये हो गया ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नाम है, यही इसका IUPAC नाम है। तो ये तो नॉर्मल वाले तो आप लिख लेंगे। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन कितने, 3 यानी कि प्रोप, और बॉन्ड डबल आ रहा मतलब इन, यहाँ पे आ जाएगा प्रोपीन। समझ गए मेरी बात को? तो ये नॉर्मल वाले तो आप समझ गो, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोला, ये क्यों लिखा है? कभी कभी नॉर्मल के अलावा इसके पीछे क्रियात्मक समूह भी लगा देते हैं, समझ आई मेरी बात? कभी कभी जो नॉर्मल चेन है उसके पीछे आपको क्रियात्मक समूह लगाकर दे देंगे, तो फिर नाम लिखना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा समझो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया COOH, तो देखो करना कुछ नहीं है, पहले तो वही कार्बन आपको गिनने हैं। कार्बन कितने, 3, मतलब क्या आएगा, प्रोप। कार्बन कितने, 3, मतलब क्या आएगा, प्रोप, ठीक। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन आएगा यानी कि प्रोपेन। यहां तक तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आप इनसे इसके पीछे OH भी तो लगा है, तो बिल्कुल OH क्या है, एल्कोहल। OH क्या है, एल्कोहल, और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओल, यानी कि इसके पीछे ओल आएगा। ओल कैसे आएगा, इस पे लग जाएगी ओल की मात्रा, O की मात्रा, और पीछे आ जाएगा ले। ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, सॉरी IUPAC नाम हो गया प्रोपेनोल। बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और समझते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कार्बन 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 कार्बन, इसके पीछे लगा दिया CH, इसके पीछे क्या लगा दिया, CH। अब देखिए गिनो इसको, गिनो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन है ना, बिल्कुल नहीं, ये भी कार्बन है, भले ही ये CHO ग्रुप है। कुछ लोग CHO देख के इसको अलग मान लेंगे, जैसे कि OH में माना, तो OH में तो कार्बन नहीं था, इसमें तो कार्बन है ना, तो 5 कार्बन की चेन मतलब पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या आएगा, एन आएगा, पेंटेन। और ये क्या है, CHO क्या है, एल्डिहाइड है, और इसका जो सफिक्स होता है वो एल होता है, यानी कि इस पे आएगी ए की मात्रा और इस पे आएगा ले, पेंटेनल। पेंटेनल ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत? और समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा C डबल H,
कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन हुए? 6, यानी कि हेक्स। सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, हेक्सेन। यहां भी इसके पीछे क्या आता है? ओइक अम्ल, यानी कि इस पे ओ की मात्रा लगेगी तो हेक्सेनोइक अम्ल। तो इसका वैज्ञानिक नाम, सॉरी वैज्ञानिक नाम क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक अम्ल। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूज है तो? क्या कंफ्यूजन है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल नाम आपको आते हैं, वही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। बस अगर पीछे कोई क्रियात्मक समूह आ रहा है तो उस क्रियात्मक समूह का सफिक्स भी आपको पीछे ऐड कर देना है। समझ गए बात को? बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि आपको कहीं पे भी ऐसा लिख के ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कि CH3CH2CH2Cl, ये मिल गया तो कुछ भी नहीं करना यार। 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, भाई सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और इसके पीछे के आगे क्या आ रहा है, मतलब क्लोरो आ रहा है ना, तो आगे क्लोरो लगा दो बस, क्लोरोप्रोपेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन होता तो ये ब्रोमोप्रोपेन हो जाता। समझ गए बात को? तो ये भी एक तरीका है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, बस आईयूपीएससी में इससे बाहर आपका नहीं आने वाला। अब लिख के ले लो, जनरल साइंस में तो नहीं आने वाला। अब सारे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि एलडीसी है, सीईटी है, स्टेनोग्राफर है, आरएस है, उसमें नहीं आता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? CFC के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कई बार इससे सवाल आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट लगेंगे तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जो जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए CFC, और इसी से नाम बनता है। C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो, और वापस से C का मतलब कार्बन। ठीक है, तो ये नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये खुद बता रहा है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, समझिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब देखो ये जो गैस है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो आप एसी यूज करते हैं, जो आप फ्रीज यूज करते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं, तो ऐसी फ्रिज वगैरह से ये गैस निकलती है। ठीक है, इससे क्या निकलती है? CFC निकलती है। CFC का उत्सर्जन होता है, CFC का उत्सर्जन हो गया। अब यहां से अगर आप एसी फ्रीज वगैरह यूज करते हैं, उससे CFC निकलेगी, तो ये CFC निकल के कहां पे जाएगी? वायुमंडल में जाएगी। तो ये समताप मंडल में जाती है, CFC समताप मंडल में जाकर, समताप मंडल में जाकर क्लोरीन रेडिकल, ये क्या है? क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, इसका नाम ध्यान से सुन लो। Cl के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसे कहते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक। इसका निर्माण करती है, क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करती है। कैसे करती है भाई? क्लोरीन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? या तो CF2Cl2 या CFCl3, इस प्रकार का जो होता है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन टूट के अलग हो जाएगा, तो ये क्या होता है? क्लोरीन रेडिकल बन गया। तो ये समताप मंडल में जैसे ही जाएगी ऊपर, तो वहां पे इसने क्या करेगा? Cl डॉट, यानी कि क्लोरीन मुक्त मूलक का इसने निर्माण कर दिया। अब आप कहेंगे इससे क्या, क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया तो इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है, ये Cl रेडिकल O3, यानी कि O3 किसे कहते हैं? ओजोन को। O3 किसे कहते हैं? ओजोन को। O3 को ये Cl डॉट, यानी कि क्लोरीन मुक्त मूलक O3 को O2 में तोड़ देता है, O2 में तोड़ देता है। अब आप कहेंगे ये बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन दे रहा है हमें, जीवन दायिनी है हमारे, तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन O3 को अगर इसने तोड़ दिया तो आप सबको पता है हमारे ऊपर क्या है? ओजोन परत है। ओजोन परत, अगर इसने O3 को O2 में तोड़ दिया तो ओजोन परत की मोटाई में कमी हो गई। मोटाई में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और ये जो कमी हो जाती है इसे क्या कहते हैं? ओजोन छिद्रण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओजोन छिद्रण कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इससे क्या हुआ? तो ओजोन के अंदर अगर मोटाई में कमी हो गई तो इससे क्या होगा? देखो सारी बातें एक दूसरे से लिंक करके पढ़ो। इससे क्या होगा? जिससे
सन से आने वाली जो यूवी रेज है, सन से आने वाली यूवी रेज सीधे धरती पे आएगी। सीधे कहाँ पे आएगी? धरती पर आएगी। उससे क्या हुआ, मान लो धरती पे आ गई, उससे क्या होगा, आएगी जिससे जो स्किन कैंसर व जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा करती है। देखो मैं कहां से कहां लेके आया आपको, क्यों हमारे लिए ओजोन इतनी लाभदायक है और क्यों हमारे लिए सीएफसी इतनी खतरनाक है, इसको समझने के लिए ये आप पढ़िए, एक दूसरे से रिलेट करेगा बिल्कुल। मैंने कहा सबसे पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती कहाँ से है, जो एसी फ्रिज वगैरह हम यूज करते हैं वहां से निकलती है, ठीक है। तो जो एसी फ्रिज वगैरह हम यूज करते हैं वहां से निकली, ठीक है, निकल गई। अब क्या हुआ, वायुमंडल में गई, वायुमंडल में जाकर के इसने क्या किया, क्लोरीन मुक्त मूलक Cl डॉट का निर्माण किया, ठीक है, हो गया Cl डॉट का निर्माण। अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है ये वहां पे जो ओजोन परत है उस ओजोन परत में से ओजोन को तोड़ तोड़ करके ऑक्सीजन में बदलेगी, उसकी दर को बढ़ा देगी, जिससे ओजोन को ये ऑक्सीजन में तोड़ना शुरू कर देगी। अगर ओजोन को ऑक्सीजन में इसने तोड़ा तो ओजोन परत जो है उसकी मोटाई में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और उसे ही हम ओजोन छिद्रण कहते हैं। अगर ओजोन परत की मोटाई में कमी हो गई तो यूवी रेडिएशन जो है उसको पेनिट्रेट कर देगी, उसको भेद के नीचे आ जाएगी। यूवी रेडिएशन अगर भेद के नीचे आएगी तो यहाँ पे ये धरती पर जो सजीव रहते हैं उनके अंदर स्किन कैंसर पैदा कर सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा कर सकती है, इतनी खतरनाक रेज होती है यूवी रेज, ठीक है। तो यूवी रेज से सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन, और उसी ओजोन को सीएफसी क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। समझ गए मेरी बात को, ये बात आपको समझनी है सीएफसी में। अब ध्यान से सुनो एक मेरी बात, सीएफसी जो होता है इसे फ्रियोन भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, फ्रियोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फ्रियोन भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सीएफसी का ही दूसरा नाम है फ्रियोन। अब एक फॉर्मूला जनरली आपसे पूछा जाता है कि मान लो मैंने यहां पे लिख दिया फ्रियोन 112, ये कुछ इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला लिख दिया, क्या लिखा, फ्रियोन 112, ये लिख दिया। अब आपसे पूछेगा इसके अंदर सीएफसी का सूत्र बताओ, मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, फ्लोरीन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, है ना भाई। सीएफसी का सूत्र बताओ, मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और फ्लोरीन कितने हैं, समझ गए। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो होता है ना कार्बन, कार्बन लिखा जाता है -1 करके, यहाँ पे ये मैं बात लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन -1 करके लिखा जाएगा, हाइड्रोजन +1 करके लिखा जाएगा, और फ्लोरीन जितने हैं उतने ही लिखे जाते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो इसमें कार्बन को -1 करके लिखा, मतलब कार्बन कितने हैं, 2। समझे मेरी बात को भाई साहब। यहाँ पे फ्रियोन जो होता है ना, फ्रियोन, इसमें कार्बन को 1 कम करके लिखा गया है, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये इसमें होता है, ये किसमें होता है, कार्बन को 1 कम किसमें किया होता है, फ्रियोन में। तो अगर आप वापस से सीएफसी का सूत्र लिखना चाहते हो तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कार्बन कितने, 2, क्योंकि 1 कम करके रखा है और 1 तो इसमें है। पहले कार्बन होता है, ये जो 112 लिखा है ना, इसमें पहले होता है कार्बन, फिर होता है हाइड्रोजन और फिर होता है फ्लोरीन। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज तो नहीं होना है, ठीक है, बहुत आसान है। मैंने कहा कि मान लो मैंने लिखा फ्रियोन 112, तो इसमें 1 जो है वो कार्बन को दर्शा रहा है, 1 अगला जो है वो हाइड्रोजन को, और नेक्स्ट जो 2 है वो फ्लोरीन को दर्शा रहा है। 112 सीक्वेंस है, कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन। फिर मैंने कहा कार्बन जो है ना ये फ्रियोन में 1 कम करके लिखते हैं, और हाइड्रोजन 1 ज्यादा करके, और फ्लोरीन जितने हैं उतने लिखते हैं। तो कार्बन 1 कम किया तो यहाँ पे कितने हो जाएगी, 2। हाइड्रोजन 1 ज्यादा करके लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है और ये ज्यादा करके लिखा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, 0 है। फ्लोरीन कितने हैं, 2 के 2 लिखे। अब बाकी जो बच रहे हैं उसमें क्लोरीन हो जाएंगे। बाकी कितने बचे, 2 कार्बन है, मतलब उसके अंदर 8 होनी चाहिए, उसके 8 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 2 इसने बना लिए और 2 ये आपस में बनेंगे, 3 इसके अंदर वापस बन जाएंगे, है ना। तो ये इसके अंदर हो जाता है। समझ गए मेरी बात को, ये फॉर्मूला हो जाता है। समझ नहीं आया तो एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूं, सुनो, इसको मैं बैठाऊ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुक्त मूलक का निर्माण करता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, मुक्त मूलक का निर्माण करती है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक बार अच्छे से आपको समझाऊं। लिख लिया, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, सुनो ध्यान से। मैंने कहा आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल गया फ्रियोन 1 2 3, या ऐसे लिख लो 1
1 3, ठीक है, ऐसे आपको लिखा हुआ मिल गया। और आपको इसमें लिखना है CFC का सूत्र, यानी कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, फ्लोरीन कितने हैं और क्लोरीन कितने हैं। चार ही चीज होगी, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक फ्लोरीन। मेन तो ये तीन होती है। बाकी अगर कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही है तो जितने कम पड़ रही है उतने क्लोरीन चेप देते हैं। ये बात समझो पहले इन तीनों का काम है। यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा ना, तो ये पहले कार्बन को दर्शा रहा है, ये हाइड्रोजन को दर्शा रहा है और ये फ्लोरीन को दर्शा रहा है, ये बात है। और फ्रियोन में कार्बन को एक कम करके लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे अगर एक लिखा है ना तो एक कम करके लिखा है, तो यहाँ पे जो कार्बन की संख्या वो 2 है ना। अब जैसे कि मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन मैंने कहा एक ज्यादा करके लिखा जाता है, हाइड्रोजन एक ज्यादा करके लिखा जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 0 है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो जितने हैं उतने ही लिखते हैं फ्लोरीन, तो यहाँ पे 3 के 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये कार्बन हो गया, 2 3 इसके पास फ्लोरीन हो गए, तो अब इसको और कितनी चाहिए इसको संयोजकता पूरे करने के लिए, 1 2 और 3, मतलब 3 इसके पास क्या है, क्लोरीन है। 3 इसके पास क्या है, क्लोरीन है, क्योंकि इसको संयोजकता पूरी करनी है ना। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 एक तो ये आपस में जुड़ गए। अब 3 इसके पास फ्लोरीन है, तो मान लो ये फ्लोरीन 3 इसके पास जुड़ गए, तो इधर 3 क्लोरीन जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन का यहाँ पे केवल इतना सा रोल है कि वो कार्बन की संयोजकता पूरी कर दे, बाकी तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन का खेल है। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर पूरा समाप्त होता है हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। जितना मुझे पढ़ाना था और जितना आपके एग्जाम में आता है उससे मैं आपको ऊपर लेवल पे ही लेके गया हूँ, नीचे नहीं छोड़ा आपको, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे सवाल नहीं बनेगा एग्जाम में तो कोई नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है ना वो उससे सवाल बाहर जाने की कोई चांसेस नहीं है। एकदम आपको बढ़िया तरीके से इसको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है और एकदम कॉन्फिडेंस रखना है कि सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। और इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और पसंद आया है इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।